हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एकेडमिक इंग्लिश यूट्यूब चैनल। हम अपनी राइटिंग स्किल जो अभी कर रहे हैं उसमें हम ऐसे राइटिंग का जो आज का टॉपिक है उसको करने जा रहे हैं। इससे पहले हम रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग कर चुके हैं। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे हमने जब भी पढ़ा है स्कूल टाइम पे, हमें पता है एक बड़ा सा पेज होता था, 1 या 2 पेजेस, और उसको हम जो है रट के और सुना देते थे। हमें कोई मतलब नहीं था इस ऐसे का मतलब क्या है। लेकिन ऐसे वो पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसमें जो ऑथर होता है, यानी जो लिखने वाला, जो राइटर होता है, वो अपने विचार रखता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। उसी को क्या कहते हैं, ऐसे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। नॉन फिक्शनल, सबसे पहले फिक्शन क्या होता है, काल्पनिक होता है। जितने भी हमारे नॉवेल्स हैं, ड्रामा है, पोइट्री है, वो सारे क्या है, फिक्शनल वर्क्स हैं, इमेजिनेटिव वर्क्स हैं। बट ऐसे जो है नॉन फिक्शनल वर्क है, ये PYQ है। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें RPSC में कई साल पहले आया था एक क्वेश्चन कि जो ऐसे है फिक्शनल वर्क है, नॉन फिक्शनल वर्क है, या दोनों ही है। तो ऐसे जो है नॉन फिक्शनल वर्क है, रिटन वर्क। कैसा है, रिटन वर्क है, दैट गिव्स द ऑथर्स ओन आर्ग्यूमेंट। ऐसे एक नॉन फिक्शनल रिटन वर्क है जो क्या देता है, ऑथर यानी राइटर की ओन यानी स्वयं के आर्ग्यूमेंट यानी कि तर्क, वितर्क, उसके विचार। एक राइटर के अपने खुद के जो विचार होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, और वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होते हैं। तो सबसे पहले जो ऐसे वर्ड यूज किया था वो किया था फ्रेंच के माइकल डी मोंटेग ने। ये भी PYQ है, ये नेट का PYQ है। सबसे पहले ऐसे वर्ड का यूज किया था मोंटेग ने। उससे पहले भी ये शब्द इस्तेमाल हो रहा था, पर पर्टिकुलरली जब कहते हैं ना कि लाइमलाइट में आना, सबसे पहले ये किया था फ्रेंच मोंटेग ने। 1571 में इन्होंने एक बुक लिखी थी। स्पेलिंग में डिफरेंस है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ESSAY है, यहाँ पर ESSAIS है। स्पेलिंग इज डिफरेंट। 1571 में एसेज आया टू डिस्क्राइब हिमसेल्फ इन प्रोज। प्रोज क्या होता है, जब सिंपली भाषा में बिना किसी राइमिंग के या बिना किसी मीटर के जब कुछ लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं। अपने आप को प्रोज में प्रभाषित करने के लिए उन्होंने क्या किया, एसेज लिखा। अब इन्हीं को इमिटेट किया। इमिटेट का मतलब होता है अनुसरण करना यानी फॉलो करना। इन्हीं को देख कर कि इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इन्होंने फिर क्या किया, फ्रांसिस बेकन थे, ये एलिजाबेथन एफोरिस्टिक हुए हैं। एफोरिस्टिक राइटर। अब ये एफोरिस्टिक राइटर क्या होते हैं, ये भी अगेन PYQ है। इन्होंने क्या किया, इन्हीं को इमिटेट करके एसेज लिखे 1597 में, यानी जब एलिजाबेथन, जब शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का टाइम शुरू हुआ था, उस टाइम पे इन्होंने ये पब्लिश करवा दिए थे। और इनको जो है ये फ्रेंच में थे, याद रखिएगा, और ये इंग्लिश एसेइस्ट है। मोंटेग फ्रेंच एसेइस्ट है, बेकन इंग्लिश एसेइस्ट है। एलिजाबेथन एरा के थे, इन्होंने ऐसे लिखे। ऐसे इन्होंने शायद लगभग हर एक टॉपिक में 58 एसेज इन्होंने लिखे हैं, और ये अभी उपलब्ध है। और भी ज़्यादा होंगे, लेकिन ये अभी प्रिंट इनका मौजूद है, मैन्युस्क्रिप्ट जो है। तो जो एफोरिस्टिक एसेज होते हैं इनके, उन्होंने लिखे हैं ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ मैरिज, ऑफ बैचलर, मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर इन्होंने ना लिखा हो। और खासियत ये है इनके एसेज की कि इन्होंने बहुत ही सटीक शब्दों में, और जो कहते हैं ना कि थोड़े शब्दों में ज़्यादा कहना, उन्होंने उस मेथड को यूज़ किया है। और इसीलिए इनके एसेज को कहते हैं एफोरिस्टिक एसे, या जिनको हम कहते हैं विटी एसेज। विटी यानी जो शिक्षाप्रद होते हैं, जो शिक्षा देते हैं। शिक्षा ये नहीं कि स्टोरी सुना के उसका बाद मॉरल देंगे, कि जैसे मैरिज होती है तो मैरिज का जब आप इनका ऐसे पढ़ोगे या फ्रेंडशिप का ऐसे पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहले ये डेफिनेशन देंगे कि क्या होती है फ्रेंडशिप, उसके बाद बताएंगे कि उसमें क्या किया जाता है, फिर उसके मेरिट्स क्या है, उसके डीमेरिट्स क्या है, हमें अपनी सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए। बहुत ही सटीक शब्दों में उनका इस्तेमाल करते हैं। तो PYQ में आया था, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एफोरिस्टिक, तो इसी से ये मिलता है विटी एसेज।
अब ओरिजिन ऑफ द वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, यानी जो ऐसे शब्द हैं जो हम अपनी हर क्लास में करते हैं, हर वर्ड का ओरिजिन यानी अस्तित्व कहाँ से है, वो निकला कहाँ से है, ये हम देखते हैं। तो ये सबसे पहले निकला है लैटिन वर्ड से, और लैटिन वर्ड था एसिजियर, जिसका मतलब है ड्राइव आउट या एग्जामिन करना, किसी चीज को निकालना या किसी चीज का जांचना, परखना, एनालिसिस करना। और ये जो है फ्रेंच, इसी से फिर एक फ्रेंच वर्ड बना, वो हो गया एसेज, जो अभी मोंटेग ने, देखो स्पेलिंग सेम है फ्रेंच की और ये जो मोंटेग ने यूज किया है, ये जो है फ्रेंच भाषा। इसके बाद इसमें सुधार हुआ, जैसे शब्द ऐसे ही बदलते हैं, जैसे सिंधु नदी से सिंधोस बना, सिंधोस से फिर हिंदोस बना, हिंदोस से अब हिंदू बन गया है। तो शब्द जो है रूप परिवर्तन करते रहते हैं। तो एक्सेजियर बन गया एसेज इंग्लिश फ्रेंच में, और इसका मतलब होता है ट्रायल या टू अटेम्प्ट, यानी कोशिश करना, प्रयास करना। और इंग्लिश में हमें पता ही है इसकी जो स्पेलिंग है वो चेंज हो गई है इंग्लिश में, ठीक है, ऐसे। अब जो ऐसे होते हैं हमारे, ये प्रोज में भी हो सकते हैं और वर्स में भी हो सकते हैं। प्रोज में कैसे, सिंपली जो ऐसेज लिखे जाते हैं उनको प्रोज बोलते हैं। डेफिनेशन, मैरिट्स, डीमेरिट्स, उसकी प्रोसेस। और उसके बाद होता है वर्स, यानी ये होता है गद्य और वर्स होता है पद्य। पोएट्री और प्रोज जिसको हम कहते हैं गद्य और पद्य। सबसे पहले प्रोज की बात कर लेते हैं। ऐसे अलेक्जेंडर पोप हुए हैं, ये नियो क्लासिकल एरा में, नियो क्लासिकल एरा 1700 से 1798, यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप हुए हैं। उन्होंने एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म लिखा है। अब यहाँ पर ऐसे है, नाम तो है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, एक पोम है। ये एक पोम है और एपिस्टल है, तो तीनों तरह से इसको देख सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है अपने उस ऐसे में, प्रोज में हमें पता है कि ये स्टिक टू हीरोइक कपलेट थे, और ये मानते थे कि अगर नियो क्लासिकल एज में, इसको एनलाइटनमेंट इसलिए कहा गया था क्योंकि वो मानते थे कि अगर एक पोएट जो है राइमिंग कपलेट से या कोई राइमिंग स्कीम के बिना अगर पोइट्री लिखता है तो वो यूजलेस है, वो वेस्ट है। हमें अपने एंशियंट जो है उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। तो ये रूल्स को मानते थे। और ऐसे उन क्रिटिसिज्म में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है कि क्रिटिसिज्म का मतलब केवल दूसरे की आलोचना करना नहीं होता, बल्कि क्रिटिसिज्म का मतलब है कि किसी आदमी के जो गुण और दोष हैं उन दोनों को बराबर बराबर देखना और उसके बाद किसी मूल्यांकन पर या इवेल्युएशन पर पहुंचना। और लेकिन कोई भी आदमी क्रिटिक नहीं हो सकता। इन्होंने क्रिटिक की जो फीचर्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो भी बता रखी हैं कि एक गुड क्रिटिक कैसे होना चाहिए। दूसरा है इनका एन एसे ऑन मैन, ये 1733 to 34 में लिखा। इन्होंने ये भी बताया कि एक जो अच्छा आदमी होता है उसके वही क्या गुण और क्या अवगुण होते हैं, कैसा होना चाहिए एक आदर्श आदमी, और मनुष्यता, ह्यूमैनिटी कैसी होनी चाहिए। अब ये तो थे हमारे वर्स के। अब जो है प्रोज के ऐसे देख लेते हैं, तो जॉन लॉक और थॉमस माल्थस का। जॉन लॉक ने लिखा है एन एसे ऑन कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और ये आया था 1689 में। ये वही जॉन लॉक है, मैंने पिछली भी क्लास में एक बार जिक्र किया था। जॉन लॉक ने टेबुला रसा दिया थ्योरी, टेबुला रसा थ्योरी गिवन बाय जॉन लॉक, ये भी PYQ है। इनका ये टेबुला थ्योरी भी आ चुकी है, टेबुला रसा, और ये ऐसे भी इनका आ चुका है, एन एसे कंसर्निंग ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। कई बार नेट का रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और ये किसने लिखा है मेनली यही पूछते हैं। और एक बार तो डीपली बहुत 2021 में या पता नहीं कब आया था, उसमें पूछा गया था कि इसके अंदर उन्होंने बात क्या कही है, उनके विचार क्या है, एन एसे कंसर्निंग ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इसके बारे में उन्होंने बताया है कि हमें जो है किसी की ये जो कॉलोनियल सिस्टम है, एक देश दूसरे देश पर अटैक करता है, ये बिल्कुल भी उन्होंने पसंद नहीं किया था और उसका उन्होंने विरोध किया था, उसके अपोज गए थे। और ये कहा था कि हर एक इंसान को आज़ादी से जीने का हक है, और जो इसी तरह से जो स्टेट है उसको भी आज़ाद होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं थॉमस माल्थस की। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है।
ज्योग्राफी का मेन हमारा जब मुझे याद है हम जब ग्रेजुएशन कर रहे थे सेकेंड ईयर में, पता नहीं फाइनल ईयर में थे, तब JNU के एक प्रोफेसर आए थे, उन्होंने एक लेक्चर दिया था इसी टॉपिक के ऊपर, थॉमस माल्थस ने दिया था, और उनका ऐसे क्या था, एन एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। जो माल्थस की थ्योरी थी उसको उन्होंने, उन जो लेक्चरर थे हमारे कॉलेज में आए थे, उन्होंने 3 से 4 घंटे में ये जो थ्योरी थी पूरी बुक का जो सार था वो हमें बड़े अच्छे से समझा कर गए थे। तो एक एक चीज जो है हमें इसकी पता है कि क्या उन्होंने कहा था। उन्होंने ये कहा था, मोटा मोटा मैं बता देती हूँ कि उन्होंने ये कहा था, कैलकुलेशंस की थी माल्थस ने, और उन्होंने ये बताया था कि हर 25 साल के बाद जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है। तो हमारी सरकारों को चाहिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल के जो उपाय हैं वो करें, और उसके बाद जो प्रोडक्शन है या जो हाउस अलॉटमेंट है या जो भी स्ट्रक्चर है उसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो उसके जो दुष्परिणाम होंगे या उसके जो भी जो कहते हैं ना कि परिणाम होते हैं, उनके बारे में इन्होंने बड़े ही अच्छे से बता रखा है। तो थॉमस माल्थस ने ये लिखा था। ये 2-4 इंपॉर्टेंट ऐसे थे, इसलिए ये मैंने आपको बता दिया। ये पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। ऐसे के जो सेक्शंस होते हैं वो सिर्फ 3 होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा है उसकी बॉडी, और तीसरा है कंक्लूजन। ये PYQ है। इनको 2 तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो पूछ रखे हैं कि ऐसे हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन ऐसे, ऐसे में कितने सेक्शन होते हैं, तो 3 होते हैं, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ है वो इस ऑर्डर में लगाना हुआ था, पहले कंक्लूजन लिख दिया, लास्ट में बॉडी, बीच में इंट्रो, तो वो अरेंज करना था। तो इसलिए इन शब्दों को एक बार थोड़ा सा वर्ड्स को ध्यान से देख लेना। जो इंट्रो है उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले आती है जनरल स्टेटमेंट, यानी टॉपिक के बारे में हमें बताना होता है। थीसिस स्टेटमेंट आती है, और आउटलाइन ऑफ मेन पॉइंट। या कोई ऐसा है जैसे मान लो ग्लोबल वार्मिंग का है, तो सबसे पहले हमें उसकी क्या देनी होती है, उसकी जो आउटलाइन बता के उसके बाद उसकी डेफिनेशन हमने देनी होती है। जब बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी में हमें पता है कि 120 या 150 वर्ड्स में वो तो लिख देते हैं कि कितने वर्ड्स लिखने हैं। पैरा 1, 2, 3 या 4 जितने भी हम बनाते हैं उनमें जो है टॉपिक विद E&E, ये अगेन एक PYQ है। इसमें पूछ रखा था कि जब हम कोई ऐसे लिखते हैं तो जो उसकी बॉडी होती है उसमें जो पैराग्राफ्स होते हैं वहां पर विद E&E के साथ हमें जो है उस ऐसे को डेवलप करना चाहिए। देन व्हाट डू यू मीन बाय E&E? तो E&E होता है एविडेंस एंड एग्जाम्पल। जब भी हम अपना कोई पैराग्राफ बनाते हैं, जैसे अभी मैंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की है, तो वहां पर हम ये आंकड़ा दिखाएंगे कि जो पेरिस एग्रीमेंट हो गए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल हो रखे हैं, या और सारे दोहा या कतर में जो हुए हैं हमारे समिट सम्मेलन जो हुए हैं, तो वहां पर उनका डाटा, उनकी डेट, कितना जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, वो जो डाटा हमने यूज करना है तो वो विद एविडेंस और विद एग्जाम्पल हमने देना है। किसमें? उसकी बॉडी में। नेक्स्ट इज जब कंक्लूजन लिखेंगे तो रीस्टेट थीसिस, यानी जो हमने इंट्रो में दिया है वही उसके बाद हम यहाँ पर इसमें लिखेंगे, समरी ऑफ मेन पॉइंट्स लिखेंगे, और उसके बाद में जो लास्ट पैरा होगा उसमें हम अपने फाइनल कमेंट देंगे कि फ्यूचर के लिए या अभी के लिए हमें क्या करना है। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेज की। जो टाइप्स ऑफ एसे हैं, वैसे तो देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 तरह के ऐसे होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा जो है लेंदी या मगअप हो जाएगा उसमें, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, अलग अलग जो है टाइप्स बता दिए हैं कि किस तरह के ऐसे होते हैं। और इनमें से मोस्टली जो है PYQs ही हैं। हर एक में जो है किसी न किसी पेपर में 1-1, 2-2 क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन उनसे पूछ रखा है इस तरह के ऐसे में क्या होता है। तो थोड़ा सा इसका जल्दी से एक बार समरी देख लेते हैं। सबसे पहला आता है नरेटिव। नरेटिव ऐसे में क्या होता है, नरेट करना या टेलिंग अ स्टोरी। जब पिक्चर कंपोजिशन होती है ना, वो भी इसी में होती है, पिक्चर कंपोजिशन। छोटे बच्चों को जैसे कौवे की या पिक्चर दिखा के, या लोमड़ी की या ग्रेप्स की,
और 2-4 पिक्चर दिखा देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इस स्टोरी को जो है अपने शब्दों में लिखिए। पिक्चर कंपोजिशन छोटे बच्चों के लिए कह देते हैं, बड़ों के लिए क्या देते हैं, हमें जो है आउटलाइन दे देते हैं और फिर कहते हैं कि आप इसको जो है डिटेल में इसको करिए। तो ये होता है टेलिंग अ स्टोरी, कोई कहानी बताना। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंटेटिव, जो हमारा वाद विवाद होता है या तर्क वितर्क। स्कूल में भी कंपटीशन आपने देखे होंगे या हिस्सा लिया होगा, तो इस तरह के जो ऐसे होते हैं रिबटल वाले, रिबटल यानी विरोधी की बात को मानना है नहीं मानना है, उस तरह के जो ऐसे होते हैं उनको आर्ग्यूमेंटेटिव बोलते हैं। इसके बाद है एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी नाम से ही पता चल रहा है एक्सपोज द ट्रुथ, इसमें जो सच होता है उसको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है रिसर्च के द्वारा। स्कॉलर्स जो है बहुत सारे टॉपिक से और सोर्सेज से जो है एनालिटिकल वे में बहुत ही जो रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च के बाद सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश की जाती है, इसको बोलते हैं एक्सपोजिटरी। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मीन्स डिस्क्राइब करना। अब यहाँ पर देखो, नरेट करना और डिस्क्राइब करना ये दोनों लगभग एक जैसे हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। यहाँ पर सिर्फ जो हमें दिखाया जाता है पिक्चर में सिर्फ हम उसी के बारे में लिखेंगे, जबकि जब डिस्क्राइब करेंगे तो हम अपने शब्दों में लिखते हुए इसको फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार का या अपने विचारों का हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, भाषा को खूबसूरत बना सकते हैं। नेक्स्ट इज परसुएसिव। परसू करना क्या होता है, किसी को मनाना, यानी जो जैसे मान लो कोई पॉलिटिकल लीडर है या पॉलिटिकल पार्टी है, वो किसी राइटर को कहती है कि भाई हमारे अच्छे कामों के लिए ना तुम कुछ लिखो, तो वो जो है उसके बारे में लिखते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो परसुएड कर रहे हैं किसी को, कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहे, कोई फैक्ट्स नहीं बता रहे हैं, उनका काम क्या है, सिर्फ पब्लिक को मनाना। कॉल टू एक्शन, यहाँ पर CTA लिख रही हूँ, ये अगेन PYQ है कि जो कॉल टू एक्शन किसी ऐसे में किया जाता है कि भाई अपने विचारों को मनवाने की कोशिश की जाती है कि हम इतने अच्छे हैं, हमने ये काम किए हैं, तो उसको बोलते हैं परसुएसिव ऐसे। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेटिव ऐसे। इंफॉर्मेटिव ऐसे वो होता है जिसमें कि इंफॉर्मेशन दी जाती है, स्ट्रिक्ट टू फैक्ट्स रहते हैं, स्टैटिस्टिक्स का इसमें यूज किया जाता है। इसके बाद है पर्सनल नरेटिव। अच्छा, इंफॉर्मेटिव जो ऐसे होते हैं वो एक्सपोजिटरी और इंफॉर्मेटिव इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, बट एक्सपोजिटरी का मेन मकसद होता है सच को बाहर लाना, जबकि जो इंफॉर्मेटिव होता है उसमें केवल टॉपिक से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद होता है पर्सनल नरेटिव, जो मेमोयर्स हैं, मान लो कहीं घूमने गए हैं, उसके बारे में कौन सी जगह पर गए, तो शैडो फ्रॉम लद्दाख है जैसे विक्रम सेठ का, उन्होंने बता रखा है कौन सी जगह गए, क्या क्या परेशानियां हमने आई। तो इस तरह के जो मेमोर्स होते हैं वो ऐसे का ही टाइप होते हैं, वो होते हैं पर्सनल नरेटिव। उसके बाद होता है रिफ्लेक्टिव, ये भी पर्सनल नरेटिव जैसा ही है, और लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें तो सिर्फ उस चीज जगह के बारे में बताएंगे कि हम वहाँ गए, इतने बजे गए, हमने ये किया। लेकिन रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, उस जगह जाकर जो हमने अनुभव किया, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में जो है, या ऑब्जर्व किया जो वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। यहाँ पर ये काम करता है कि बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, कोई भी जो टॉपिक होता है उनकी रिसर्च की जाती है और उन डिफरेंट टॉपिक्स को जो है और स्टेट्स को एक ऐसे में जोड़ा जाता है और फ्यूचर जनरेशन के लिए एक सोर्स बन जाता है। मान लो किसी ने एक टॉपिक के लिए 20 या 30 बुक्स की रिसर्च की, या बाहर जाकर मिले, या उस जगह के फोटो खींचे, जब मैं इस चीज़ पर, इस टॉपिक पर लिखना चाहूँगी तो मैं ये बुक उठाऊंगी और इसमें से जो ये ऐसे है ये उठा लूँगी, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो ये फ्यूचर की धरोहर इसको कहा जाता है, सिंथेसिस ऐसे इसको। उसके बाद है डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या किया जाता है, जैसे देवीदत्त पटनायक एक आर्टिकल राइटर हैं, न्यूज़पेपर में इनके जो है आर्टिकल्स आए, अभी जैसे श्राद्ध चल रहे थे, तो श्राद्ध में इन्होंने एक एक चीज़ का, सूरज को जल देने का, या फिर तुलसी रखने का, या भोजन बनाने का, या कुछ और टर्म्स थी, उनकी डेफिनेशन बता रखी थी कि इसका मतलब क्या होता है। मुझे भी कई नहीं पता था कई चीज़ों के बारे में। तो जो डेफिनेशन होती है
उन फैक्ट्स को बताया जाता है जो चीज़ें नहीं होती। वो माइथोलॉजिकल भी हो सकती हैं, वो हिस्टोरिकल भी हो सकती हैं। जैसे रेमंड विलियम्स ने भी एक आर्ट कीवर्ड्स नाम से एक बुक लिखी है, उसमें उन्होंने जो है बहुत सारे पुराने और नए जो है शब्दों की डेफिनेशन दे रखी है। ओरिजिन नहीं दिया, सिर्फ उस नाम का मतलब क्या है वो बता रखी है। तो इस तरह के एसेज भी होते हैं जिसमें सिर्फ डेफिनेशंस को बताया जाता है। नेक्स्ट है एनालिटिकल एसेज। एनालिटिकल में क्या होता है, इवैल्यूएशन किया जाता है। एनालिटिकल में इवैल्यूएशन होता है या रिव्यूज दिए जाते हैं, और ये रिव्यूज जो है बायस्ड और अनबायस्ड दोनों ये हो सकते हैं। एनालाइज किया जाता है किसी चीज के बारे में, ठीक है। उसके बाद कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, दो सिमिलर थिंग्स हो सकती हैं या अलग अलग चीजें हो सकती हैं, उनके बारे में कंपेयर करके कि इसकी ये चीज अच्छी है, इसकी ये चीज अच्छी है, इसकी ये बुरी है, तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाता है। उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट है, जैसे ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आए थे, अगर उनके इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट। वो भारत में आए तो क्यों आए, फिर उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो वो दुष्परिणाम निकला या अच्छा निकला, वो सब क्या किस में आ जाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट में। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब भी क्या होता है, भाई मूल्यांकन ही होता है, लेकिन ये जो है बायस्ड नहीं होता, ये कैसा होता है, अनबायस्ड होता है। जैसे इसका एक ग्रेट एग्जांपल है, आप सभी ने हार्मन मेलविल की मोबी डिक पढ़ा होगा। मोबी डिक 1851 में पब्लिश हुई थी, लेकिन उस समय पे जर्नलिस्ट ने इनका रिव्यूज इतने बुरे दिए थे कि इस बुक को पढ़ना मतलब टू वेस्ट योर टाइम। किसी ने इस बुक को नहीं पढ़ा उनके ये रिव्यूज देखकर, और वो जो बुक थी उसकी बहुत गिनती की, उसकी जो कॉपीज थी वो सेल हो गई और वो बुक ऐसे ही एक फेलियर साबित हुई। लेकिन 1920s में कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उन्होंने ये बुक पढ़ी और बुक पढ़ने के बाद उनको ये इतनी पसंद आई कि वो एडिटर के पास गए न्यूज़पेपर के। उन्होंने ये कहा प्लीज़ आप एक बार हमारे कहने से इस बुक को पढ़ें और इसके बारे में जो रिव्यूज़ हैं वो अपने न्यूज़पेपर में छापें, ताकि ये बुक यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में इसको तो लागू होना चाहिए, ये इतनी अच्छी बुक है। तो न्यूज़पेपर एडिटर ने जो ये बुक पढ़ी और उसके बारे में जर्नलिस्ट को बोला कि आप इसके बारे में रिव्यू दें। इतने अच्छे रिव्यूज़ लिखे गए कि 1920s में यह रिवाइवल हुआ इस बुक का। रिवाइवल मीन्स दोबारा से इसको पब्लिश किया गया, और उस टाइम पर इसकी जो है हजारों लाखों कॉपियाँ जो है वो सेल हो गई थी। तो जो इवेल्युएशन करते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि अलेक्जेंडर पोप ने ये कहा था एसे ऑन क्रिटिसिज्म, कि क्रिटिसाइज करते टाइम बायस नहीं होना चाहिए और जो क्रिटिक है उसको क्रिटिसिज्म करना आना चाहिए। तो नुकसान कितना होता है, किसका होता है, ये अब हम भी देख चुके हैं। एंड द लास्ट इज प्रोसेस। जो प्रोसेस होता है उसमें कोई काम होता है, उसके स्टेप्स और प्रोसीजर बताए जाते हैं। जैसे भी आजकल ग्रीन वुड प्लाई या ग्रीन हाउस का कंसेप्ट चल रहा है, हमें घर कैसे बनाने चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, तो ये सारे जो हैं प्रोसीजरल एसेंस में आ जाते हैं। तो आई होप इस क्लास से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।